अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान बलूचिस्तान में पुरतशद्दुद हमलों में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़श्ता शब रखनी में नेशनल हाईवे पर कोयटा से लाहौर जाने वाली बस को नामालूम अफराद ने रोका और बस में सवार 7 मुसाफिरों को शिनाख्ती कार्ड देकर नीचे उतारकर उन्हें गोलियां मारी गई। डिप्टी कमिश्नर बारखान के मुताबिक कत्ल किए जाने वाले मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब से है और उन्हें सिर्फ इस बुनियाद पर कत्ल किया गया कि उनका ताल्लुक पंजाब से है। बलूचिस्तान में रवां साल पेश आने वाला ये अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है। इससे पहले गुज़श्ता साल अगस्त में भी बारखान के करीब इलाके राड़ा हाशिम में इसी मुकाम पर गाड़ियों से 22 मुसाफिरों को उतारकर शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल कर दिया गया था। जबकि गुज़श्ता साल अप्रैल में जिला नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गुज़श्ता साल मई में गवादर के करीब पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 7 हुजामों को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक जो है उन्होंने हालिया बरसों में खित्ते में काम करने वाले हमसाया सूबों से ताल्लुक रखने वाले जो आम पाकिस्तानी हैं, जो मजदूर हैं, उनके साथ साथ गैर मुल्की तवानाई कंपनियों पर भी जो है दहशतगर्दी के हमले वो कर रहे हैं, जिनमें चीनी शहरियों पर हमले शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस भी जारी हैं, लेकिन हालिया दिनों में दहशतगर्दी में इजाफा देखने में आया है। बलूचिस्तान के अलावा खैबर पुख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। वहाँ भी दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। तशद्दुद की ताज़ा लहर ने डिस्ट्रिक्ट कुरम में मौजूद अमन को खतरे में डाल दिया है और रवां साल के अवाइल में कुरम में मुतहारिब जो धड़े हैं उनके दरमियान जंगबंदी का मुआहदा भी तय पाया था। लेकिन अगर बात की जाए वहाँ की सूबाई हुकूमत की, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कंट्रोल करने में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इवन मौलाना फजलुर रहमान यहाँ तक कहते हैं कि वो अपने शहर डीआई खान भी नहीं जा सकते। डीआई खान वज़ीर आला का भी शहर है और गवर्नर कुंडी साहब का भी वो शहर है। तो तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है साबिक दाखिला नून लीग पंजाब के सदर और वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये सियासी मामलात पर भी आपसे बातचीत तो करेंगे, लेकिन कल रात एक दफ़ा फिर इतना जुल्म के आप शिनाख्ती कार्ड देकर मुसाफिरों को उतार कर गोलियों से उनको मार दिया जाता है। क्या ये वाकयात रिपीटेडली होने का मतलब ये है कि मामलात हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं बलूचिस्तान में, और क्योंकि फौजी चेक पोस्टों पर भी हमले हो रहे हैं और इस तरह शिनाख्ती कार्ड देख के किसी को कत्ल कर देना, तो ये बंद कौन बांधेगा और कैसे बंदेगा? देखें, इस किस्म के वाकयात से जो है वो ये कतन जो है वो अखज़ नहीं किया जा सकता कि वहाँ पे कोई बात जो है वो हाथ से निकल गई है। मामला ये है कि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। इन लोगों का अगर वहाँ पे कोई यानी वजूद हो और ऐसा वजूद हो कि ये उसको जो है वो ज़हर कर सकें, तो फिर इस किस्म की कार्रवाइयों में कि पहाड़ों में छुपे रहे, कोई मौका दे के नीचे आए, गाड़ी रोकी, गाड़ी में से लोगों को निकाला, शनाख्ती कार्ड चेक किए और उनको जो है वो शहीद करके गोलियां मार के दोबारा पहाड़ों में जो है वो छुप गए, वो एरिया ऐसा है। मामला ये है कि किसी 1 इंच के ऊपर भी इन दहशतगर्द जो फितना ख्वारिज है, इनकी कोई वहाँ पे रिट नहीं है, कोई इनका वजूद नहीं है। ये जराइम पेशा और दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर हैं, तो इनके पीछे जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो हैं इनको जो है वो जहन्नम वासल कर रही हैं, लेकिन उस एरिए की एक पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पे पहाड़ों में आगे चले जाना, छुप जाना, दूसरे मुल्क के अंदर दाखिल हो जाना, फिर वहाँ से छुप छुपा के आ जाना, ये चीज़ें जो हैं इनको चेक करना जो है वो काफ़ी यानी नामुमकिन हद तक मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो है वो बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी कमिटमेंट के साथ जो है वो इन दहशतगर्दों का सफाया कर रही हैं और इसमें उन्होंने अपनी जानों के नजराने तक जो है वो पेश किए हैं।
तो ये दहशतगर्द जो है वो किसी सूरत में भी इस किस्म की कार्रवाइयों से कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा राज साहब, चले ये तो बलून वाला मामला, और आपकी बात दुरुस्त है कि वहां पर 1 इंच पर भी कंट्रोल नहीं है, और जो सिक्योरिटी इदारे हैं, फौज है, पुलिस है, एफसी है, वो जबरदस्त तरीके से वहां पर लड़ भी रहे हैं। लेकिन अगर केपी की बात की जाए, 12-13 अजला ऐसे हैं जहां पुलिस तकरीबन अमलदारी खो चुकी है। मौलाना साहब ने परसों कौमी असम्बली में जो स्पीच की, उसमें उन्होंने यहां तक कहा कि पुलिस तो अंदर से कुंडिया उन्होंने लगा दी है। क्या ये मामला अब केपी गवर्नमेंट कह रही है हम डायरेक्टली अफगानिस्तान से इंगेज करेंगे, सियासी कंसेंसस जब तक डेवलप नहीं होगा, फौज तो लड़ रही है वहां पर, लेकिन कम से कम सियासी जमातों को आगे आकर और मामलात को और ऑनरशिप लेनी चाहिए इसकी। नहीं तो क्या केपीके में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें कोई सियासी जमात या सियासी अनासर शामिल है? क्या ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वालों का कोई सियासी मुतालबा है जिसकी मंजूरी या जिसको इन्फोर्स करवाने के लिए वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? अगर कोई ऐसी बात है तो वो बिल्कुल बतानी चाहिए, सामने जो है वो लानी चाहिए। बल्कि उनका तो वहाँ पे अगर कोई चीज़ सामने आती है तो वो ये है कि बत्ताखोरी करते हैं, वहाँ के लोगों को जो है वो अगवा करते हैं, उनको पैसे लेके जो है वो फिर रिहा करते हैं। यानी ये तो जराइम पेशा कार्रवाइयाँ हैं। जराइम पेशा लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो कोई ऐसा अमल या ऐसा मुतालबा कर सकते हैं जिसका किसी तरह से भी कोई जो है वो सियासी मामला से जो है वो तल्लुक़ हो। तो ये तो सिर्फ वो लोग जो अदरवाइज़ तो सियासी अमल पे यकीन नहीं रखते, लेकिन इन कार्रवाइयों को जो है वो अपने मुतालबात की हमायत में पेश करने की अहमकाना जो है वो कोशिश करते हैं। अगर ये उनकी हमायत में ये वाक़यात हो रहे हैं तो फिर उन्हें बताना चाहिए, इन वाक़यात को ऑन करना चाहिए। ठीक है, राना साहब सियासी मामला पर बात करते हैं। अपोजिशन जमातों की कोशिश है ग्रैंड अलायंस बनाया जाए। पीटीआई ने ईद के बाद बाकायदा तौर पर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है। ईद के बाद आपको क्या आ रहा है, क्या आपकी ईद फीकी पड़ने वाली है या पीटीआई की मजीद ईदें जो हैं वो फीकी गुजरेगी? जी, इस बात को मैं जो है वो एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, अपोजिशन पार्टीज़ जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका पार्लियामेंट में वजूद है या पार्लियामेंट के बाहर वजूद है, अगर वो मिल के किसी इत्तेहाद को मार्ज़ वजूद में लाती हैं और अपना एक सियासी मौक़िफ़ या सियासी एजेंडा जो है वो जारी करती हैं और उस एजेंडे की जो है वो हसूल की खातर वो कोई अपना जो है वो एहतजाजी प्रोग्राम देती हैं, तो बिल्कुल ये एक पॉलिटिकल अमल होगा। आइन और कानून उन्हें एहतजाज की भी इजाज़त देता है, लेकिन एहतजाज से पहले डायलॉग की जो है वो ज़रूरत पे ज़ोर देता है। और अगर कोई ऐसा वजूद सामने आता है और वो अपना सियासी एजेंडा जो है वो पेश करता है, तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये कहने में पूरा यकीन रखता हूँ कि गवर्नमेंट का रिस्पांस यही होगा कि आएँ, बैठें, बात करें, जो उनका एजेंडा है या जो उनके पॉलिटिकल मुतालबात होंगे उसके ऊपर हम बात करने को तैयार होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनको सुलझाया जा सकता है। लेकिन राना साहब, अगर तहरीक इंसाफ और मौलाना मिलकर कोई तहरीक चलाते हैं हुकूमत के खिलाफ, आप देखिए मौलाना साहब इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रीट पावर है, तहरीक इंसाफ की भी पॉपुलैरिटी है। अगर 1 पॉइंट एजेंडे पर, क्योंकि मौलाना साहब तो उस पार्लियामेंट को मानते नहीं है, ठीक है वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं मैंडेट इस हुकूमत का नहीं है, तो अगर वो 1 पॉइंट एजेंडा लेकर आए, दोबारा सड़कों पर आए, जिसके मुझे चांसेस कम नजर आ रहे हैं कि जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे चलेंगे, लेकिन अगर ये चले गए और एहतजाजी तहरीक शुरू हुई तो बड़ा टफ टाइम देंगे आपको। देखिए, इसमें बहुत बड़ा अगर है और मेरी असेसमेंट ये है कि ये अगर जो है ये बहुत मुश्किल से ही जो है वो आगे पीछे होगा, लेकिन अगर होता है तो आए, बैठें, बात करें किस बुनियाद पे वो इलेक्शन चाहते हैं। जब वो एक सिस्टम का हिस्सा हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के नतीजे में असम्बलियाँ वजूद में आईं
उन्होंने तमाम असम्बलीज़ में जो है वो ओथ लिया है। एक सूबे में हुकूमत बनाई है, उस सूबे में जो है वो मौलाना साहब का ये इल्ज़ाम है कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है। वो मैंडेट किसने चोरी किया है? हमने तो नहीं किया, किसी और ने किया है। वो दूसरे सूबे में कह रहे हैं कि जी हमारा मैंडेट वहाँ पे चोरी हुआ है। तो जब वो सिस्टम का हिस्सा हैं, वो असम्बली में आए, वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ा, स्पीकर का इलेक्शन लड़ा, वोट डाले, स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर्स हैं, अलाउंसेस ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, वहाँ पे तकारीर कर रहे हैं, तो फिर इस सिस्टम में इलेक्शन में धांधली से मुतल्लक जो रेमेडी और जो तरीक़ाकार है, तो उसको भी जो है वो बरूए कार लाएं। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो है वो अपने केसेस दायर करें। जहाँ जहाँ पे भी धांधली साबित होगी वहाँ पे री इलेक्शन हो जाएगा। ठीक ऐसा ही मौक़िफ़ जो है वो हमारा था 2018 में। हमें इन्होंने यही रास्ता दिखाया था और फिर इन्होंने एक पार्लियामानी कमीशन भी बनाया था इसकी तहकीक के लिए। वो हम भी बनाने को तैयार हैं। तो अगर इसके ऊपर वो बैठ के बात करते हैं तो बिल्कुल हम उनके साथ पॉजिटिवली उनको एंगेज करने को तैयार। राना साहब, आप गुफ्तगू जारी रखेंगे? नाज़रीन, वक्त चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ये बताइएगा कि ये तो चले हम बात कर रहे थे कि जी JUI और PTI अगर मिल गए तो कितना टफ टाइम दे सकते हैं, और आपको भी पता है उसमें एक अगर तो है, लेकिन मिल गए तो टफ टाइम तो देंगी। सिर्फ ये दोनों जमातें नहीं, आपकी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी अभी तो वो आपके मैंडेट पर वो भी सवाल उठा रहे हैं। पंजाब और सिंध हुकूमत बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। उनका शिकवा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो वादे उनसे किए वो नून लीग पूरे नहीं कर रही। डार साहब की सरबराही में कमेटी भी बनी, फिर भी मामलात आगे की तरफ नहीं बढ़े। देखें, जो कमेटी बनी है उस कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ। डार साहब उसमें हैं, हमारे सूबाई स्पीकर मलिक अहमद ख़ान साहब हैं, वहाँ पे सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं। तो हम तो ये पिछले ही दिनों में उनके साथ बैठे हैं, गवर्नर हाउस में हम हाज़िर हुए थे और वहाँ पे जो जो इश्यूज़ उन्होंने उठाए उन सब का मुस्बत तरीके से उनको या तो रिज़ॉल्व किया गया, वो अहकामात जारी हुए। चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पे मौजूद थे, IG साहब वहाँ पे मौजूद थे, और अगर कोई रह गया है तो उसके लिए हम दोबारा मीटिंग करने को, उन मामलात को हल करने को तैयार हैं। बाकी देखें, गिले शिकवे तो होते हैं, हमारे अपने मेंबर्स के हैं। ये पिछले दिनों में हमने तमाम मेंबर्स से जो है वो मुलाकातें की हैं, तो दोस्त उसमें भी गिले करते रहे हैं। तो गिले होने से कोई काम तो नहीं रुक जाते या इत्तेहाद ख़त्म नहीं हो जाते, उन गिलों को रिज़ॉल्व किया जाता है। वो हम कर भी रहे हैं, और अगर किसी जगह पे कमी कुताही है तो हम उसको दूर करने को तैयार हैं। नहीं राना साहब, आपकी बात ठीक है, आप गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन वो तो काफ़ी आगे चले गए, आपके मैंडेट पर सवाल उठा रहे हैं। वही फॉर्म 47 वाला जो मामला है, आपसे पहले भी मैं ये सवाल कहूँ, वो तो ये कहते हैं कि आप जीते हुए नहीं, आप जितवाए गए हैं। देखें जी, वो तो हर दौर का इल्ज़ाम है ना। 2013 में भी कहा गया कि हमें जितवाया गया है और 4 हलकों की बात चली। फिर उसके बाद जुडिशल इंक्वायरी भी हुई उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। फिर उसके बाद 18 में फिर यही इल्ज़ाम था। तो 24 का इलेक्शन भी वैसा ही इलेक्शन है जैसा 18 का था। पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, जब कोई जीत जाता है तो वो कहता है कि बहुत अच्छे हुए हैं, अगर वो हार जाता है तो कहता है कि बहुत धांधली हुई है। तो मामला ये है कि ये चीज़ें जो हैं ये तो साथ साथ चलती रहती हैं, लेकिन इससे ये तो नहीं है कि आप जो है वो सिस्टम को ही डिटेल कर दें। निज़ाम तो चलना चाहिए ना, मुल्क ने चलना है। बाकी इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और जो है वो बेहतर करना पड़ेगा। रान साहब, ये बता, आपने तो 13 से 24 के इलेक्शंस के किस्से किए, ये इलेक्शंस जितवाने वाले आप पर क्यों मेहरबान नहीं होते? नहीं देखें, यानी अगर आप मेरी ज़ात की बात करते हैं तो मेरे हलके में, क्योंकि मैं कोई
पाकिस्तान के या पूरे पंजाब के इलेक्शंस को तो मॉनिटर नहीं कर रहा था, मैं उस दिन अपने हलके में था और मुझे तो वहाँ पे कोई गिला नहीं है कि वहाँ पे कोई धांधली हुई है और मैंने रिज़ल्ट को तस्लीम किया है। लेकिन हमारे वहीं पे दोस्त जिन हलकों से जीते हैं वो कहते हैं ये वहाँ पे बड़ा फेयर इलेक्शन था, जहाँ से हारे हैं वो कहते हैं यहाँ पे धांधली हुई है। अब ये तो फिर एक रवैया है जिसका पाकिस्तान की सियासत को मैं तो जब से देख रहा हूँ, वो 90 ले लें, वो उसके बाद 97 ले लें, फिर 2002 ले लें, तो इसी तरह से जो है वो काम चलता है। और अगर कोई लकूनाज हैं और उनको बेहतर करने की ज़रूरत है तो ये किसने करना है? सियासतदानों ने करना है ना। तो सियासतदान जब बैठेंगे नहीं टेबल पे जो है वो मामलात को रिजॉल्व करने के लिए हल तलाश नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे होगा? कोई बाहर से आके करेगा कोई? उसके लिए आप देख लें कि कौन तैयार नहीं है। 2018 के बाद कौन बैठने और बात करने को तैयार नहीं था और कौन तैयार था, और आज कौन तैयार है और कौन नहीं है, ये चीज़ें आप देख लें तो उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि जिम्मेदारी फिक्स करने में कोई जो है वो अभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, साहबजादा हामिद रजा ने दावा किया है आमिर मीर साहब के शो में कि इमरान खान, उन्हें पेशकश की गई है कि 3 महीने में इमरान खान की नाअहली जो है वो ख़त्म कर दी जाती है अगर आप चाहते हैं। तो ये मामला तो अदालत में है, तो राना साहब ये पेशकशें कौन उन्हें कर सकता है? नहीं, अगर पेशकश हुई है तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे वो? यानी अगर पेशकश हुई है तो उसे अनाउंस करने की क्या ज़रूरत है? इस किस्म के मामलात तो सीगा राज में रख के उनको कामयाबी तक पहुंचाया जाता है। ये तो बड़े क्रूशल राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। तो अगर उनको पेशकश हुई है तो अव्वल तो उनको उसे नशर नहीं करना चाहिए था, और अगर हुई है तो उसे एक्सेप्ट करें, नाअहली भी ख़त्म कराएं, जेल से भी बाहर लाएं। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया, कह रहे थे कि पेशकश एक्सेप्ट कर ले पीटीआई, इमरान की नाअहली ख़त्म करे। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले राना सनाउल्लाह की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। पीटीआई में जारी बात है, अगर बात करें तहरीक इंसाफ की, एक बड़ी सियासी जमात है, लेकिन कंट्रोल नहीं है किसी का, पता नहीं लग रहा है, इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। शरफजल मरवत पार्टी से निकाले जाने पर सीख पा हैं, और उसके अलावा उसके साथ साथ साबिक वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने भी पीटीआई की जो मरकजी क़यादत है उसको निशाने पर रखा हुआ है। दोनों रहनुमा, अब सलमान अकरम राजा की बात हो, शेख वकास की बात हो, रऊफ हसन की बात हो, उनका नाम लेकर उन पर करप्शन और दीगर इल्जामात लगा रहे हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है इमरान खान साहब को जेल से निकालने में। दूसरी जानिब केपी में अली अमीन और जुनैद अकबर के दरमियान इख्तिलाफात बदस्तूर बरकरार हैं। हर गुजरते दिन पीटीआई खैबर पुख्तूनख्वा में तंजीमी ढांचा तब्दील हो रहा है। जहां जहां अली अमीन के हामी लोग तैनात थे, वहां अब जुनैद अकबर की हमायत याफ्ता लोग ऊपर आ गए, और यह दावा भी किया जा रहा है कि अली अमीन और उनकी काबीना के खिलाफ जो है वो करप्शन की तहकीकात हो रही है, और शायद शरफजल मरवत के बाद उनके दोस्त अली अमीन भी शायद उन्हें चीफ मिनिस्टरशिप से भी हटा दिया जाए। अब फवाद चौधरी साहब ने बानी पीटीआई रिलीज कमेटी बनाने का ऐलान किया, और इनके मुताबिक वो ऐसे लोगों को उसमें शामिल करेंगे जिन्हें जबरदस्ती पीटीआई से अलहदा किया गया। फवाद चौधरी के बारे में पीटीआई की मौजूदा क़यादत का यह कहना है कि उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो किसी भी फोरम पर पार्टी की तर्जुमानी नहीं कर सकते। शरफजल मरवत ने रऊफ हसन पर जो इल्जामात लगाए हैं कि उन्हें सियासी कमेटी से इस वजह से हटाया गया कि वो कमेटी की मीटिंग्स की खुफिया रिकॉर्डिंग्स यूट्यूबर्स को देते थे, करप्शन के उन्होंने उन पर करोड़ों के इल्जामात लगाए हैं। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो सर ये बताइएगा, ये जो कमेटी आपने बनाई है इमरान खान रिलीज कमेटी, इसका क्यों इसकी जरूरत पेश आई? व्हाई इफ द होल एंटायर पीटीआई और उनके 10-12 लॉयर्स जाकर उनको मिलते रहते हैं, तो जरूरत आपको क्यों पेश आई कि आप ये कमेटी बनाएं? आदिल, देखिए बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 600 दिन होने वाले हैं इमरान खान को जेल के अंदर। हमारा जो सारा एक मुद्दा है वो सिर्फ इस हद तक है कि उनको रिलीज किया जाए,
और मेरे ख्याल में जो मौजूदा तरीके इंसाफ की लीडरशिप है उसके जो मसाइल हैं जिनका कुछ अहाता आपने किया है उसकी वजह से और अपनी एक कैपेसिटी ना होने की वजह से वो लोग ये तहरीक भी नहीं चला पाएंगे और उसके नतीजे में पीटीआई को तो शदीद नुकसान पहुंचा ही पहुंचा है, जो जाहिर है कि अब उस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। असल इमरान खान को नुकसान पहुंचा है जो अब तकरीबन 600 दिन से जेल में है और बुशरा बीवी भी जेल में है। सो मकसद ये है कि एक ऐसा फोरम तरतीब दिया जाए जिसमें मौजूदा और साबका जो सारे लोग हैं वो बैठे हैं, जो सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर कि इमरान खान को बाहर कैसे लाया जाए और उनकी रिलीज के लिए। अच्छा, ये जोई साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आई वाज अंडर द मतलब अंडरस्टैंडिंग कि आप न जो निकाले गए या जो खुद पार्टी छोड़ के गए, आप उनकी बात कर रहे हैं या मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत के लोग भी इस कमेटी में शामिल होंगे? नहीं, मौजूदा साबका क्या, सारे जो पीटीआई के लोग हैं, सारे जो इमरान खान के साथ हैं, साबका से क्या मुराद है? कोई पीटीआई को छोड़ा किसने? अभी ज्यादातर लोगों को अगर बर्बरियत से, फस्तायत से जेलों में डाल के पार्टी को से छुड़ाया गया है तो उसको तो नहीं ना, वॉलंटरी जिन्होंने छोड़ा है वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने वॉलंटरी नहीं छोड़ा जाहिर है वो पीटीआई का हिस्सा है, किसी के कहने ना कहने से तो नहीं होना। ठीक है, लेकिन चोई साहब वो तो मौजूदा जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो तो बार बार स्टेटमेंटें दे के, सियासी कमेटी भी कि वो तो कहते हैं आप हिस्सा ही नहीं है तहरीक इंसाफ का और ना आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इमरान खान साहब को और ना तहरीक इंसाफ को किसी भी फोरम पर। देखिए वो मसला ये है ना कि ज्यादातर लोग जो कि सियासी तौर पर तरबियत याफ्ता नहीं है तो वो उन्हें लगता है कि शायद ये स्टेटमेंट देने से मामला जो है वो हल हो जाता है। हालांकि जो सियासी जमात है वो रेजिमेंट तो नहीं है ना, कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है कि किसी ने खत दे दिया तो वो निकल गया, हो गया तो वो उसके व्यूज तो आप बंद नहीं कर सकते। हर शख्स जो है उसके सियासी ओपिनियन रखने का हक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो शेर अफजल मरवत जो है वो इस वक्त इलेक्टेड एमएनए हैं पीटीआई के, उनको कहा गया। इसी तरह से सिर्फ यहाँ पर ही बात नहीं है, अगर आप सियासी कमेटी के ऊपर जाएं तो वो तो मुझे लगता है कि तकरीबन हाफ ऑफ दी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसको घर भेजना चाहते हैं और बेसिकली वो चाहते हैं कि सिर्फ कोई और हो ही ना, सिर्फ हम ही होंगे। क्योंकि देखिए ना, दो ही तरीके से आप इम्पोर्टेंट हो सकते हैं ना, एक तरीका ये है कि आपकी अपनी कोई कारकर्दगी हो और दूसरा तरीका ये है कि बाकी सब मर जाएं तो फिर आप इम्पोर्टेंट हो जाएं। तो वो दूसरे तरीके पे जरा ज्यादा उनका इस वक्त एम्फेसिस है। ये जोई साहब जो मरवत साहब हैं वो जो कह रहे हैं, देखिए एंड ही इज वन ऑफ दोज पीपल, ठीक है शुरू से वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आया तहरीक इंसाफ पे, जब काफी क़यादत जो थी ऑब्वियसली कोई पकड़ा गया, कोई जेलों में, कोई भाग गया, लेकिन मरवत साहब खड़े रहे। 8 फरवरी की इलेक्शन में भी उनका अपना एक जो किरदार, और वो अब उनको इस तरह से निकालना, और वो सिंपल बात करते हैं कि यार 2-3 लोग जाते हैं और खान साहब को खुसर फुसर कर देते हैं, खान साहब उन पे बिलीव कर देते हैं और पार्टी, और चौथी दफा उस बेचारे को निकाला गया है। खान साहब खुसर फुसर पे क्यों यकीन कर लेते हैं इतना जल्दी? देखिए इमरान खान की ज़ाहिर है इस वक्त वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका एक्सेस महदूद है और इन्फॉर्मेशन भी ज़ाहिर है महदूद है। तो जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्सेस उनको मिलेगा वो उसी के ऊपर ही कुछ बिल्ड कर सकते हैं ना, अपनी ओपिनियन बिल्ड कर सकते हैं, अपना फैसला बिल्ड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उनकी ये बात तो ठीक है कि वो जो लोग, जिन लोगों का एक्सेस है उन्हीं की दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर फिर खान साहब ने फैसले करने हैं और जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी होती हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि देखिए, सच्ची बात तो यह है कि शेर अफजल मरवत साहब ने भी उस तरह का सख्त वक्त तो नहीं देखा। मौजूदा जो लोग हैं जो सारे, उन्होंने उस तरह का वक्त तो देखा ही नहीं जो 9 मई में हुआ है या जो हम लोगों के साथ हुआ है या जो बाकी लोग जिनसे छुड़वाई गई या छोड़ा गया उन लोगों ने देखा है, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिन्हें जेलों में डाला गया, जिनकी फैमिलीज को उठाया गया। वो तो मौजूदा लीडरशिप में तो बड़े कम लोग हैं वो, और ज़्यादातर लोग तो वो हैं क्योंकि देखिए ना, एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट जो है वो 2 तरह के काम करती है। वो एक एलिमिनेशन स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और एक बिल्ड स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। जो लोगों को वो अपने लिए ख़तरा समझते हैं उनके खिलाफ बाकायदा एक इकदामात करके उनको एलिमिनेट किया गया और फिर कुछ लोगों को बिल्ड किया गया। लिहाजा अब जो ज़्यादातर लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो तो बिल्ड स्ट्रेटजी का हिस्सा है, एलिमिनेशन स्ट्रेटजी का हिस्सा तो नहीं है। ठीक, अच्छा चोई साहब, दूसरे बताएगा ये जो आपकी कमेटी होगी
आप क्या करें? एक तो क्या इमरान खान की आशीर्वाद इससे हासिल होगी, और दूसरा आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या एहतजाजी तहरीक चलाएंगे या उनके केसेस आप खुद लड़ेंगे? ये कमेटी करेगी क्या काम, इसका क्या होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तो कमेटी का आइडिया दिया है, अभी जरा लोग इकट्ठे हों, अभी बात हो, अभी जरा सुनते हैं, समझते हैं, जो मसाइल हैं उनके ऊपर गौर करते हैं, उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं कि क्या करते हैं। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को रिहा करवाना सिर्फ एक तरीके इंसाफ का तो नहीं काम, वो तो हर पाकिस्तानी जो शऊर रखता है उसकी ये ख्वाहिश और उसका ये फ़र्ज़ है। तो कई स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो उनको अमल में लाया जा सकता है, और वो इंशाल्लाह आगे चल के आपको नजर आएंगी। अच्छा, दूसरा जोई साहब, एक चूंकि आप बड़ा अरसा पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रह चुके हैं, हमारे कुलीग भी रह चुके हैं, ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ हमें बिखरी बिखरी सी नजर आ रही है, मौलाना साहब आपको पता है, आपकी उनके साथ मुलाकातें रहती भी हैं, और मौलाना साहब की का जो ओपिनियन है इमरान खान साहब और पीटीआई के बारे में, वो चेंज होना बड़ा मुश्किल है। फिर शाहिद खकान साहब, मुस्तफ़ा साहब, ये सारे भी आ गए। क्या आपको लगता है कि कोई एक ग्रैंड अलायंस बड़ा एक इतना बनाने में कामयाब हो जाएंगे कि अभी तो फ्री हैंड है हुकूमत के पास कि वो हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सके? देखिए, मौलाना की ओपिनियन इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसके बारे में, इमरान खान से के बारे में जो उनकी ओपिनियन रही है उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है। और वो ये समझते हैं कि जिस तरह से उन्हें खंजर मारा गया, जिस तरह से उनके साथ जो ज़्यादती की गई, उसके बाद वो ज़ाती तौर के ऊपर भी और ओवरऑल एक पाकिस्तान के हालात को देखते हुए भी मौलाना काफ़ी इसके ऊपर जो है वो नाराज़ हैं। सो इत्तेहाद तो हो सकता है, लेकिन और 6 महीने लेट भी हो गया। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इत्तेहाद को अपने एक उस तरफ ले जा सकें, बिल्ड अप कर सकें। सो फिलहाल इनका जो प्रॉब्लम है उसके होते हुए मुझे लगता है, क्योंकि देखें ना, अभी कल भी मतलब थोड़ी अकल की बिल्कुल ही मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कह रही है अदालतों को कि इमरान खान के केस जल्द अज जल्द डिसाइड करें। तो भाई, इस वक्त जो अदालतों का हाल है, इस वक्त जो अदालती माहौल है, पीटीआई की स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए कि जज जो हैं वो पीटीआई के केसों को हाथ भी ना लगाएं। जब तक सियासत कंट्रोल नहीं हो जाती, आप अदालतों से मोहरें क्यों लगवा रहे हैं? ये सही इस तरह की जो इस वक्त, और उनका तमाम, चूंकि वो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं, पॉलिटिक्स का उन्हें पता नहीं है, लिहाजा जो कह लीजिए कि जो स्ट्रैटेजी बुनने की एक सलाहियत है वो बहुत ही वो ना बिल्कुल ही नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इत्तेहाद कुछ ऐसा जो है वो बना सकें या कर सकें, बना सकें। ठीक, फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, के बाद डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, अवाम पार्टी के सेक्रेटरी भी हैं और साबिक वजीर खजाना भी हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में आए 1 साल गुजर चुका है। हुकूमत के क़याम से पहले जो थी मईशत ज़बूहाली का शिकार थी, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने और IMF के प्रोग्राम मिलने ना मिलने पर शकूक व शुबात किए जा रहे थे। 1 साल बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम तो फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन कम अज कम माशी इशारिये जो हैं वो किसी हद तक इस्तेकाम जो है वो उस जानिब इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की बरामदात जो है 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का इजाफा उसमें रिकॉर्ड हुआ। इब्तदाई 7 माह में बरामदात का मजमूई जो हुजम है 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है, और हुकूमत ने आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात 60 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ रखा है। एक तरफ बरामदात में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब दरामदाद में भी इजाफा देखने में आ रहा है। माली साल के पहले 7 माह में दरामदाद में 7% इजाफा हुआ। इब्तदाई 7 माह के दौरान दरामदाद पर 33 अरब डॉलर्स तकरीबन खर्च हुए, और अब तक तिजारती खसारे का कुल हजम जो है वो 13.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 3% ज्यादा है। लेकिन खुशाइन बात, इस मुद्दत में तरसीलात ज़र में इजाफे की है। 25% इजाफे के बाद माहाना 3 अरब डॉलर तक तकरीबन रेमिटेंसेस पहुंच चुके हैं, और रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान मजमूई जो तरसीलात ज़र हैं उनका हुजम तकरीबन 21 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। हुकूमत ने जून 2025 तक तरसीलात ज़र का हदफ जो था वो 35 अरब डॉलर तकरीबन रखा हुआ है। करंट अकाउंट खसारा गुज़श्ता अदवार में पाकिस्तान की मईशत के लिए दर्द-ए-सर रहा, लेकिन रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह में करंट अकाउंट मजमूई सरप्लस 1.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है।
कुछ लोग इस फिगर को डिबेट भी करते हैं, लेकिन मुसलसल सरप्लस के बाद जनवरी में करंट अकाउंट खसारा 42 करोड़ डॉलर हो गया और माली साल में अब तक मजमूई तौर पर करंट अकाउंट जो है वो 680 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। करंट अकाउंट सरप्लस है तो ग्रोथ रेट हदफ से कम है। जुलाई से जनवरी के दौरान मुल्क में 1.5 अरब डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई, FDIs जो कि ना होने के बराबर है। मजमूई तौर पर FDIs की आमद जो है 2.1 अरब डॉलर रही, जो 599 मिलियन डॉलर के अखराज से नुमाया तौर पर ज्यादा है। मुल्क के कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब डॉलर हैं। इनमें से स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हुजम जो है वो 11.4 अरब डॉलर और कमर्शियल बैंक्स के पास ज़र मुबादला के ज़खायर का हुजम 4.5 अरब डॉलर है। जबकि हुकूमत ने माली साल के आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर हदफ मुकर्रर किया है। रवा माली साल में अब तक सबसे जो अहम बात जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट लेती है, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ चुकी है, 4.1 बताई जा रही है और शरह सूद 22 से 12% तक आना यकीनी तौर पर क्रेडिट बनता भी है। हुकूमत अदाद व शुमार तो पेश कर रही है, मईशत को दुरुस्त सिमत में ट्रैक पर लाने के दावे भी कर रही है। हुकूमती दावे किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या ग्रोथ रेट जो है और ये जो सारे इशारे बताए जा रहे हैं कि बड़े मजबूत है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें अवाम पर एज सच नजर नहीं आ रहा। क्या इसमें टाइम लगेगा? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर खजाना, इकोनॉमिस्ट और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये बताइएगा, इससे पहले कि मईशत पर आए, जो एक ग्रैंड अलायंस बनना था, लेकिन उसकी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ खुद इतने इंतशार का शिकार है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हो पा रहा, वो खुद अलायंस नहीं बना सकते अपनी पार्टी का, तो ग्रैंड अलायंस कैसे बनेगा सर? देखिए, जो अपोजिशन की जमातों की आपस में बात हुई है, जिसके अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब भी एक किरदार अदा कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान भी एक किरदार अदा कर रहे हैं और मेरे लीडर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी एक किरदार अदा कर रहे हैं। वो सिर्फ आइन की बहाली के, आइन की बालादस्ती की हद तक बात हुई है कि कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती को किस तरह करा जाए। PTI के अंदर आपस में अगर कुछ लीडर आपस में बहस कर रहे हैं, इससे रियली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने सिर्फ जो बात करनी है वो सिर्फ आइन की बालादस्ती की बात करनी है। उस पर मेरे ख्याल से PTI में कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, ना उस पर हमसे कोई डिसएग्रीमेंट है। लेकिन अभी तो ये मेरे ख्याल से रमज़ान अल मुबारक के महीने के अंदर ये अलायंस फॉर्म होगा, अगर होगा तो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये तमाम पार्टियां लेकर आएँ और तमाम लोगों को इस पिंडाल में लेकर आएँ। तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा और पहले थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव्स इसके क्लियर होंगे, उसके बाद। और सर डॉक्टर साहब दूसरा साथ में एक जो इस पे भी एक जुमला ऐड कर दीजिएगा कि PTI ने तो आफ्टर रमजान जो है ईद के बाद एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, तो क्या आपकी जमात और बाकी PTI के अलावा जो ओपोजिशन अलायंस है जो वो भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होगा? नहीं, एहतजाजी तहरीक का हिस्सा मेरा नहीं ख्याल है कि हमारी जमात होगी। मैं तकरीबन बिल्कुल उसके साथ कह सकता हूँ कि हम तो नहीं होंगे, और ना ही मेरे ख्याल से दीगर पार्टियां होंगी। सर्टनली नॉट, मतलब ऑब्वियसली ये धरने शरने से कि उस पर हम नहीं हैं उस टाइप की सियासत में, लेकिन पॉलिटिकल गैदरिंग्स और पॉलिटिकल स्पीचेस उसके अंदर हम बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि यहाँ आजकल पॉलिटिकल स्पीचेस पे भी पाबंदी की, तो फिर वो डिफरेंट हो गया है। ठीक, अच्छा मुझे अब डॉक्टर साहब आते हैं मईशत की तरफ। जो भी फिगर्स हैं आपके सामने रख दिए हैं, जरा इसको परख के हमें बताइएगा कि एक तो इन्फ्लेशन का सिंगल डिजिट में आना, फिर पॉलिसी रेट जो है 12% आना, और मेरे ख्याल में इसको भी सिंगल डिजिट में जल्द आ जाएगा, तो हमें शायद ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएगी। हुकूमत की जो परफॉर्मेंस रही है माशी, ऑब्वियसली उसके हुकूमत तो डंडोरे ही पीटेगी, लेकिन आप उसका पोस्टमार्टम कैसे करेंगे, कैसे रिव्यू करेंगे इनकी परफॉर्मेंस? जितनी शुमारियात आपने बताई हैं सब सही बताई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो आपने बताई हैं तकरीबन हर शुमार जो है वो पॉजिटिव हुआ है, यानी कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ये जो आपने बातें की इसमें कोई बहस नहीं। लेकिन जो आपने नहीं बताई, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उसमें यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है पाकिस्तान में। उसके अंदर 1.5 करोड़ लोगों से पॉवर्टी बढ़ गई। 9 करोड़ लोग थे पिछले साल बिगनिंग में,
अब 10.5 करोड़ लोग हो गए जो खतरे गुर्बत के नीचे हैं, 6 से 7 करोड़ बच्चे खतरे गुर्बत के नीचे हैं, रोज लाखों बच्चे भूखे सोते हैं। पाकिस्तान में स्टंटिंग अभी भी 40% है, वेस्टिंग 17% है 5 साल के कम बच्चों में। अभी भी 2 करोड़ 65 लाख बच्चा स्कूल में नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर आज भी 3 साल के अंदर पाकिस्तान में एवरेज इनकम जो है वो पाकिस्तानियों की कम हुई है, औसतन हर पाकिस्तानी गरीब हुआ है। और आज जो कुव्वत खरीद है पाकिस्तानियों की वो पिछले साल से कम है, यानी कि जो चीज़ें थी गो के वो कम रफ्तार से महंगी हो रही हैं, लेकिन महंगी ज़रूर हो रही है, वो मजीद दस्तरस से निकल गई हैं आम पाकिस्तानी की। तो ये चीज़ भी मुलाहिजा करनी होगी। अच्छा, इसमें अब डॉक्टर साहब मेरे 2-3 सवालात हैं, 2-3 सवालात हैं। एक तो जब हमें ये बताया गया कि महंगाई तकरीबन ऑलमोस्ट 40% तक पहुंच गई थी, 37.5 समथिंग, तो ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें फिर क्यों नजर नहीं आ रहा नीचे तक? जब आप ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, खतरे गुर्बत से मजीद लोग जो है वो नीचे चले गए हैं, उसकी वजह फिर क्या है? क्या ये जो गवर्नमेंट हमें बता रही है कि ये फिगर सारे हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आते आते टाइम लगेगा, या आप समझते हैं कि महंगाई जो है वो जिस तरह से बताया जा रहा है उसका इंपैक्ट अवाम पर पड़ना ही नहीं है? नहीं, देखिए 38% महंगाई भी इसी पीडीएम की हुकूमत ने दी है। जब हम डार साहब जो थे IMF को आंखें दिखा रहे हैं, आपको याद है, ठीक है, और बस इतने कि नहीं मैं डॉलर को नहीं करूंगा, छोड़ूंगा, ये करूंगा, तो 38% की भी इन्होंने दी है। डिफॉल्ट का खतरा भी इसी हुकूमत ने दिखाया है। डिफॉल्ट तक जब हम लोग बातें कर रहे थे तो यही शहबाज शरीफ और इसाक डार की टीम थी जो डिफॉल्ट तक ले गई और फिर इसाक डार वहां से वापस लाया। तो ये जो किया गया था ये भी इनकी कसूर था। अच्छा, अब जब कसूर हो गया, 38% तक आपने चीज़ें महंगी कर दी और आज आप कह रहे हैं कि 2% या 4% अफरात ज़र है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कह रहे हैं चीज़ें सस्ती हो गई। आप कह रहे हैं कि भाई अब 4% से या 6% से चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अब तक एवरेज इन्फ्लेशन इस साल जो है मेरे ख्याल से 9% है और इस साल 10% एक्सपेक्टेड है। तो 10% इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि अगर, और पिछले साल 24% था, कि पिछले साल अगर कोई 160 रुपए की दाल थी तो वो 200 की हो गई और इस साल वो 200 से बढ़ के 220 की होगी। वो 200 से कम नहीं होगी, वो 220 की होगी। जो दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं कि एवरेज इनकम पाकिस्तानी की कम हो गई है। इस साल पाकिस्तान की जो GDP है पहले क्वार्टर में वो 0.9% से बढ़ी है, जबकि आपकी आबादी बढ़ गई 2.55% से। तो आपकी जो इनकम है वो 1.65% से एवरेज पाकिस्तानी की इनकम कम हो गई। जब आपकी इनकम कम हो गई और वो दाल जो 200 रुपए की थी अब वो 220 की हो गई, तो आपके लिए मजीद वो आपकी दस्तरस से दूर निकल गई, मजीद मुश्किल हो गया वो चीज खरीदना। लिहाजा पाकिस्तानीज आर वर्स ऑफ एंड दैट्स व्हाई देयर आर गोइंग अंडर पॉवर्टी। दूसरा ये कि आपके पास 35 से 40 लाख लोग हर साल लेबर फोर्स में आते हैं और अगर आप 5-6% ग्रोथ करते हैं, 6.5% ग्रोथ करते हैं, तब आप इनको ऑब्जॉर्व कर सकते हैं लेबर फोर्स में। लेकिन क्योंकि आप 2% के ऊपर ग्रोथ पे नहीं जा रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जरूरी नहीं कि वो यंग लोगों का कोहॉर्ट में बढ़ रही है, उसकी वजह हर एज के अंदर और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो पॉवर्टी बढ़ती है, भूख बढ़ती है, अफलास बढ़ता है, ये हो रही हैं चीजें। ठीक, अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक बात जो जिसके आप शुरू से बड़े दाई भी हैं और आप आगाज ही इसी से करते हैं, अगर हम ये कहें कि वे फॉरवर्ड क्या है तो आप सीधा सीधा जाते हैं और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की मिसाल देते हैं। वजह उसकी क्या है? हम कहां खड़े हैं इस वक्त? दुनिया का जहां तक फिगर्स की बात है तो दूसरा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, लेकिन मतलब क्लाइमेट चेंज एक अलग से एक ऑब्वियसली एक खतरा हमारे उस पर मंडला रहा है। इवन पिंडी तक में इमरजेंसी नाफिज हो गई है, पानी खत्म हो गया है। तो क्या होगा? वे फॉरवर्ड जरा बताइएगा, और स्पेशली आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। देखिए, याद रखिए कि कोरिया जो है वो नाइजीरिया से बहुत अमीर है। याद रखिए कि जापान जो है वो वेनेजुएला से बहुत अमीर है। और ये दोनों मुल्क हैं, कोरिया और जापान, इनमें कोई तेल नहीं है, कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, लेकिन इनके पास एक रिसोर्स है, उसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। डिसिप्लिन, पढ़े लिखे लोग हैं, 100% खानगी है। अब आप आइए वेनेजुएला और नाइजीरिया, जो मैंने वो दो मुल्क का एग्जाम्पल दिया, उनके पास बेशुमार तेल है, बेइंतहा तेल है, लेकिन इनके पास उनकी हुकूमत भी डिसफंक्शनल है और हमारी हुकूमत भी डिसफंक्शनल। जी, तो आपके पास ना ह्यूमन रिसोर्स जो होता है तो सबसे बड़ा रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स है, ना आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है और आपकी हुकूमत भी डिसफंक्शनल है।
जिस मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल में नहीं हों, यानी कि 40% बच्चा स्कूल में नहीं हो, जिस मुल्क में 80 लाख लोग बच्चे पैदा हो रहे हो लेकिन हुकूमत फैमिली प्लानिंग पे भी कुछ बात ना कर सकती हो। और आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर 11,70,000 बच्चे स्कूल के बाहर हैं, आपके मुल्क में 2 करोड़ 65 लाख बच्चे स्कूल के बाहर हैं। ये डूब मरने का मकाम है हमारे लिए, शर्म का नहीं, डूब मरने का मकाम है। जब हम बच्चों को बाहर रखते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो वो आगे जाके एक प्रोडक्टिव शहरी कैसे बन सकते हैं? तो जब मैं ये बात करता हूं तो लोग बोलते हैं यार ये तो मिफ्ता भाई आप बात कर रहे हो तो 20 साल बाद बेहतरी आएगी। बिल्कुल 20 साल बाद आएगी, और अगर आप मेरी बात अब नहीं मानोगे और 4 साल बाद मानोगे तो फिर 24 साल बाद बेहतरी आएगी। सो बच्चों को स्कूल में डालने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है जो जाहिल लोगों को जो है वो मुल्क अमीर कर दे, ठीक है? ना आपके पास कोई ऐसे वसाइल हैं और ना आप वसाइलों का बरूए कार ला सकते हैं। देखिए इतनी कॉपर है हमारे पास, लेकिन क्योंकि हम जो है वो पॉलिसी भी हमारी अच्छी नहीं है, तो रेकोटेक में पॉलिसी वहां पे कॉपर पड़ा हुआ है, हमारे पास इतना कोयला पड़ा है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो हम उसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा आपको अपना ह्यूमन रिसोर्स ठीक करना होगा, तालीम के ऊपर ध्यान देना होगा, लेकिन आपके पास लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योंकि आपको सूबों में इजारादारी करनी है, वहां पे सारा पावर मरियम नवाज शरीफ को चाहिए, यहाँ पे सारा पावर बिलावल भुट्टो को चाहिए, तो लोकल गवर्नमेंट तो नहीं करेंगे। वहां पे सारा पावर इमरान खान और बुशरा बीबी को चाहिए, तो लोकल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकते आप। सो ये मुल्क एकदम डिसफंक्शनल हो चुका है। जब तक कि आप इस मुल्क की सिमत नहीं बदलेंगे एक सियासी पैकेट के साथ, एक सियासी कंसेंसस के साथ, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में आज चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। हम अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त दे दी है और पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थी। फील्डिंग और बॉलिंग की भी बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं लग रहे थे, लेकिन चलें, हार जीत चलती रहती है। 23 फरवरी को इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है और हमारी नेक तमन्नाएं टीम के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से आज टीम खेली उससे लगता ये है कि उतनी प्रिपेयर्ड टीम नहीं है जितनी कि एक दिफाई चैंपियन को होना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल @AdilShahzeb। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।